हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान क्लासेस में। पिछली की क्लासों में हमने बहुत सारी चैप्टरों को पढ़ा था, जैसे आपका गति, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नया अध्याय है जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। ये अध्याय हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, यूपीएससी आदि के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आपके आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला ही टॉपिक है कार्य का। तो कार्य क्या होता है, सबसे पहले हम कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो कार्य क्या है? तो किसी पिंड पर लगने वाले बल तथा होने वाले विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। मान लीजिए आप किसी पिंड पर बल लगा रहे हैं और उसको किसी दूरी तक विस्थापित कर दें, तो हमने जो कार्य किया है वह, जो हमने बल लगाया और जितनी दूरी हमने किसी पिंड को विस्थापित किया, उन दोनों का गुणनफल किया जाए, वह हमारे कार्य के बराबर होता है, वही हमारा कार्य कहलाता है। कार्य एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक जूल होता है। इसका एक और मात्रक होता है जो सीजीएस पद्धति में, जिसे अर्ग कहते हैं। अब हम कार्य के बारे में जान लेते हैं कि कार्य क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करता है और कैसा होता है। तो मान लीजिए हमें कार्य करना होता है, हर चीज़ कार्य करती है, लेकिन वो कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य है, ये कैसे पता करेंगे? जबकि कार्य हमारे पास कुछ भी हो सकता है, या तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो जो कार्य होता है, सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि धनात्मक कार्य क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई भी पिंड रखा हुआ है, कोई भी चीज़ रखी हुई है, या फिर कोई भी लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, जिसको आपने बल लगाकर किसी दूरी तक विस्थापित कर दिया, किसी दूरी तक खिसका दिया, तो आपने जो कार्य किया है, जो विस्थापित कर दिया, वो धनात्मक कार्य किया है। कैसा कार्य किया है? धनात्मक कार्य किया है। और ऋणात्मक कार्य क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ के में उल्टा करें, जैसे माइनस में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को बल लगाकर अपनी ओर खींचा, तो वह कैसा कार्य हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। या फिर मैंने पीछे की तरफ कार्य किया, पीछे की तरफ कार्य किया। जैसे मान लीजिए मैं अभी आगे की तरफ चल रहा था, मान लीजिए मैं पूर्व दिशा में आगे की ओर चल रहा था, पूर्व दिशा की ओर ही मेरा मुंह था, तो वो हो गया धनात्मक कार्य। अब मैं ऋणात्मक कार्य कैसे होगा कि मैं उल्टा चलूं, यानी कि मुंह मेरा पूर्व की ओर रहे, लेकिन मैं जो चल रहा हूँ वो किधर? पश्चिम की ओर चलूँ, तो यह मेरा ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है शून्य कार्य। शून्य कैसे होता है? अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा पिंड है कोई, या फिर कोई दीवार है, या फिर कोई पेड़ है। अब आप काफ़ी देर से उसमें धक्का लगाए जा रहे हो। इसका मतलब ये है आप काम तो कर रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा। दीवार, अगर आप धक्का लगा भी रहे हो तो दीवार नहीं गिरेगी। आप किसी पेड़ को धक्का लगा रहे हो, बड़ा पेड़ है तो उसको भी धक्का लगा रहे हो, तो वो भी नहीं आपके ताकत से गिर जाएगा। और कोई बड़ा पहाड़ है, या फिर कोई पिंड है, या फिर कोई घर है, मकान है, कोई शॉप है, उसमें भी धक्का लगा रहे हो, तो वो आपके फोर्स लगाने से नहीं गिरने वाला। तो आप मान लीजिए 1 घंटा तक फोर्स लगा रहे हो, आपके द्वारा तो कार्य किया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में उसे कार्य नहीं माना जाएगा। तो आपका कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। एक और ऐसी स्थिति आती है, एक दूसरी स्थिति आती है। अब दूसरी स्थिति आती है हमारी वृत्तीय पथ पर, कि मान लीजिए कोई भी वस्तु एक वृत्तीय गति पर, कैसे पथ पर? वृत्तीय पथ पर। मान लीजिए ये गोला है, एक वृत्त है, इस पर कोई वस्तु इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, दौड़ना स्टार्ट करती है, तो इसके द्वारा गति हो रही है, लेकिन वो फिर लौटकर इसी पॉइंट पर आ जाए, तो इसका विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा?
विस्थापन 0 हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि कोई भी वस्तु जिस स्थान से वृत्तीय पथ पर चलकर जाती है और उसी स्थान पर लौट कर आ जाती है तो विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब हमारा विस्थापन शून्य हो जाता है तो हमारा जो फोर्स है वो भी, अगर उसमें फोर्स में हम इस विस्थापन का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, कार्य भी शून्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा वर्क होता है, जो कार्य होता है, किसी पिंड पर लगने वाले बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो इस हिसाब से हमारा इसका सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो क्या बनने वाला है, W बराबर F या तो D या फिर विस्थापन को हम S भी लिखते हैं, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, D की जगह हम क्या लेने वाले हैं, S लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, S। तो WFS। तो अभी मैंने बताया जहाँ S 0 हो जाएगा, मान लीजिए आपका वृत्तीय पथ पर जब हम चलते हैं तो S 0 हो जाता है, तो W क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। यानी कि कार्य क्या हो जाएगा आपका, शून्य। आप तो काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी तो खर्च हो रही है, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जिस वस्तु पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई स्थिति परिवर्तन नहीं दिख रहा है, इस वजह से वह कार्य शून्य हो जाता है। क्योंकि आप, साइंस कहता है कि आप यहाँ से तो चले थे, मान लीजिए ये गोला है, ये एक गोला है और इस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, ये वाले पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आप चलते गए, मान लीजिए यहाँ रुक गए, तो साइंस के हिसाब से काम हो रहा है, यहाँ तक आप पहुँचे तो ये काम हो रहा है। लेकिन वापस लौटकर आप इसी पॉइंट पर आ गए, वहीं आ गए जहाँ से आप चले थे, तो साइंस कहता है आपने काम क्या किया, आप तो यहीं पर थे, आप तो पहले भी यहीं थे और अब भी यहीं हो, तो काम आपने नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है इसके हिसाब से, साइंस के हिसाब से, लेकिन आपने काम किया है। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, वृत्तीय पथ पर 0 हो जाएगा। और दूसरा है कि मान लीजिए कोई गोला है वृत्तीय पथ पर, वृत्त है, हम वृत्त ले लेते हैं एक, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, आप पहले इस स्थिति पर थे, यहाँ पर ये स्थिति पर थे, इस जगह पे आप खड़े थे, तो आप यहाँ पर गति करके आप इस पॉइंट पर पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, मान लीजिए कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, इस वाली जगह पे। तो आप यहाँ से यहाँ तक चल के गए, तो आपने कुछ दूरी तय करी, क्या दूरी करी, कुछ दूरी तय करी, लेकिन उसके साथ ही आपने यहाँ पर ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक कोण भी बनाया है, एंगल में भी परिवर्तन आया है। तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है यहाँ से निकल के आता है W बराबर F, आपने फोर्स लगाया इनटू S, यानी कि कुछ दूरी आगे विस्थापन भी हुआ आपका, और एक एंगल भी बनाया है। वो कौन सा एंगल है, एंगल का नाम क्या है उसका, एंगल का नाम है कॉस थीटा। क्या नाम है एंगल का, कॉस थीटा। तो हमारा जो एक फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, W बराबर FS कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा से बना देता हूँ, सॉरी कुछ दिक्कत आ गई थी वीडियो में। तो यहाँ पर हमने थीटा कोण लिया और यहाँ पर हमने मान लीजिए S दूरी तय की, इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट तक, इन पॉइंट से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है, W बराबर F इंटू S इंटू कॉस थीटा। क्या होने वाला है, W बराबर FS कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पर हमारा थीटे के मान पर भी जो कॉस का मान है वहाँ पर भी एक 0 हो जाता है। कॉस का मान 0 कब होता है, जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो। कब हो, 90 का एंगल हो। जब हम किसी पथ पर 90 के एंगल पर हो, मान लीजिए ये है और हमारा जो कार्य किया जा रहा है वो 90 एंगल पे किया जा रहा है, 90 का एंगल है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू 0। क्या हो जाएगी, 0। तो उस हिसाब से हमारा जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
मान लीजिए इसका उदाहरण आप ये ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे जो कुली लोग होते हैं वो 90 के एंगल पे होते हैं, ये उनके सर पर वज़न रखा होता है। जब वो काम करते हैं, वजन ढोते हैं, जो आपका सामान लेके जाते हैं तो सर पे रख लेते हैं वो अपना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से वह कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कोण जो है, जो एंगल बना हुआ है वो 90 का एंगल है, उनके सर पर बोझ रखा हुआ है, वजन रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि तो कार्य कैसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि जो एंगल है, एंगल कैसा है? वो 90 का एंगल है। भाई थकावट तो होगी ना कुली को, कार्य तो वो कर रहा है, वजन तो लेके जा रहा है ना आपका, लेकिन साइंटिफिक तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य कैसा होता है? कार्य कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि आगे का टॉपिक क्या है। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला दर्शाया हुआ है कि किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, Fs। ये इसके एक दो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। तो यहाँ पर दिया हुआ है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये देख लेते हैं हम। तो हमारा वैसे फॉर्मूला होता है W बराबर Fs। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स हो गया। और कितना विस्थापित हुई है वो वस्तु? 2 मीटर तक, 2 मीटर तक विस्थापित हुई है। अगर वस्तु पर बल लगातार लगता रहे तो कार्य क्या होगा? तो कार्य कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10 करेंगे तो 10 जूल। न्यूटन मीटर को क्या लिखा जाता है? जूल। इसका मात्रक क्या रखा गया था? मैंने अभी आपको बताया भी था, इसका मात्रक जूल होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जो महान भौतिकविद थे, जेम्स प्रकास्ट जॉले, जिनके नाम पर यह जूल नाम दिया गया। मात्रक का नाम क्या दिया गया है? जूल नाम दिया गया है। उनके सम्मान में यह नाम रखा गया है। तो आइए और आगे देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस जो भी इसमें दिए गए हों। हाँ, जैसे ये वाला सवाल दिया हुआ है आपका कुली वाला, इसको देख लेते हैं। तो ये सवाल दिया हुआ है, एक कुली 15 किलो का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? वही रहेगा, W बराबर F इंटू एस। तो फोर्स इसमें दिखाया नहीं गया है, फोर्स तो इसमें बताया नहीं गया। तो इसने यह बताया हुआ है कि एक कुली 15 किलो का वजन यानी कि बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखा हुआ है। तो हम F बराबर जानते हैं, F बराबर क्या होता है? F बराबर mg होता है। ये सब तो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ठीक है, उसी में हम इसको रख देते हैं। अगर ये सब हम उसमें रख दें, एक मिनट, W बराबर F इंटू एस, और F बराबर क्या होता है? mg होता है। तो F की जगह क्या रखेंगे? mg, जो mg कितना है? 15 किलो, गुणा g की वैल्यू 10, और s कितना है? कितना वो विस्थापित किया उसने? 1.5। कितनी ऊंचाई ले रखी है? 1.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा यह? जब इस सम को सबको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा? 225 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। जिसको हम क्या कह सकते हैं? आसानी से 225 जूल कह सकते हैं। क्या कहेंगे? 225 जूल।
तो कुली द्वारा कुल कितना कार्य किया गया है? 225 जूल कार्य किया गया है। ऐसे ही आप और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे है ऊर्जा। आगे का टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? मान लीजिए आप जब आप काम करते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हमारे लिए सूर्य है। जो धरती पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। तो ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की कार्य करने की कैपेसिटी या फिर एबिलिटी को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये संरक्षण के नियम का पालन करता है। जो ऊर्जा होती है वह संरक्षण के नियम को पालन करती है। ये इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी यही होता है। इसे ही ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ऊर्जा का वही मात्रक है जो आपका कार्य का है। जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का भी मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ? जूल। सॉरी। अब ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, काइनेट गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पर केवल अभी दो गतियों के बारे में पढ़ेंगे, दो ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा के किन दो रूपों के बारे में पढ़ेंगे? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा के हमने दो रूप उठाए हैं, यहाँ पर दो रूपों को ले लेते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा। तो जैसा कि गतिज ऊर्जा, जैसे इसमें गति छुपी हुई है, वैसे ही इसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें एक ऊर्जा निहित रहती है। इस ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर ये कहें कि वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। मान लीजिए कोई भी वस्तु जो गति कर रही है, जो भी वस्तु गति कर रही है, तो उसमें कौन सी एक ऊर्जा निहित होगी? गतिज ऊर्जा निहित होगी। जो एक ऊर्जा निहित रहती है तो वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि हमारी यह एक कार है। क्या है? कार है। मान लीजिए यह एक कोई कार है। यहाँ पर कोई बैठ के गाड़ी चला रहा है। तो ये हमारी कार है। अगर ये गति कर रही है आगे की तरफ, तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे इसको और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही ऊर्जा काम नहीं कर रही है, यहाँ पर दो ऊर्जा काम कर रही हैं। तो अभी आप बस केवल गतिज ऊर्जा समझिए कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। मान लीजिए इस पूरी कार का वेट कितना है? m। कितना है? मास कितना है? m। और ये v गति से गति कर रही है। मान लीजिए क्या कर रही है? v से गति कर रही है। और स्टार्ट किससे हुई थी? u से। तो u हमारा हमेशा 0 होता है, आप जानते हैं। और v हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट गति होती है, वह होता है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए हम के ई से डिनोट कर लेते हैं इसे।
काय से डिनोट करते हैं? के ई से। तो के इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि यह आया कैसे, यह आया कैसे। आइए जानते हैं यह कैसे आया, हमने यह कैसे निकाला। तो हमने एक सूत्र होता है हमारे पास में फॉर्मूला गति का, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as ये होता है। अगर यहाँ से हम केवल और केवल s की वैल्यू निकालें तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या रख सकते हैं कि जो किया हुआ कार्य होता है वह क्या होता है? W बराबर एम ए होता है। क्या होता है? W बराबर एम ए। होता है कि नहीं होता? अच्छा, तो हम जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा कि W क्या बराबर होता है? W बराबर F इंटू एस। और हमने यह भी जानते हैं हम कि F बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए होता है। ये हमने पीछे की चैप्टर्स में पढ़ रखा है। तो क्या होता है? W बराबर एम ए होता है, सॉरी F बराबर एम ए होता है। और S यहाँ पर हमने ये निकाला है, ये वाला S हमने यहाँ निकाला है जो गति के तीसरे नियम से। कहाँ से निकाला है? गति के तीसरे नियम से। तो हमने F भी पता चला और S भी पता चला। तो इस फॉर्मूला में अगर हम F और S की वैल्यू रख दें तो आसानी से हमारा जो फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी का है वो निकल के आने वाला है। तो क्या रख सकते हैं हम, फिर क्या लिख सकते हैं? W बराबर F की जगह क्या रखेंगे? एम ए, और S की जगह क्या रखेंगे? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो a से a फिनिश हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? केवल एम वी, हाफ एम वी रह जाएगा। यहाँ पर 1/2 लिख लूँ इस 2 को, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। क्या रह जाएगा? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। हमारे पास ये रह गया। अभी क्या रह गया हमारे पास में? W बराबर, एक मिनट, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो W बराबर क्या रह गया? 1/2 एम इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। जहाँ क्योंकि इसकी प्रारंभिक चाल क्या है? प्रारंभिक चाल क्या होती है? U। तो U प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर यू स्क्वेयर की अगर हम जीरो वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा? 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो अभी हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है? W चल रहा है। तो W बराबर 1/2 एम वी स्क्वेयर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वर्क चल रहा है हमारा W। तो हम क्या पता कर रहे हैं? वर्क को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो किया गया कार्य क्या है? वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। किया गया कार्य कैसा है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको आसानी से? के ई बराबर ए हाफ एम वी स्क्वेयर। ये हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हमारा ये। तो आई थिंक मुझे आपको गतिज ऊर्जा समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा। आगे का पॉइंट क्या है हमारा? दूसरी ऊर्जा जो हमने बताई थी अभी, क्या बताई थी? मैंने कहा 2 ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक है गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। तो अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो जैसे कि गतिज ऊर्जा में गति छुपा हुआ है, ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा में स्थिति छुपा हुआ है। तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यह ऊंचाई और खिंचाव पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? ऊंचाई पर और खिंचाव पर। तो इन पर सबसे ज़्यादा स्थिति, कौन सी स्थिति का प्रभाव पड़ता है? एक तो ऊंचाई पर और एक खिंचाव पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पीई,
स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। पीई बराबर एम जी एच, जहाँ एम क्या है, एम वस्तु का द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है, एच आपकी हाइट है। एच क्या है, हाइट। तो हमने यह फॉर्मूला बताया आपको कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम जहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एच, एच क्या है, एच वस्तु की स्थिति की ऊंचाई है। मान लीजिए किसी ऊंचाई वस्तु पर रखी हुई है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर किसी भी वस्तु में जरा सी भी ऊंचाई है तो वहां पर उस वस्तु में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। चाहे वो गति कर रही है या फिर स्थितिज ऊर्जा में, मतलब रुकी हुई है। जैसे मान लीजिए कोई कार खड़ी हुई है और उसमें कोई जो चलाने वाला ड्राइवर है वो बैठा हुआ है, तो वो कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी उस पर लगी हुई है, तो कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है, स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रही है, क्योंकि वो धरती से, जो आपकी पृथ्वी है उसके सरफेस से टच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कुछ ऊंचाई पर तो है। मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो वहां पर भी कौन सी ऊर्जा लगी हुई है, स्थितिज ऊर्जा लगी हुई है। आप कहीं भी बैठे हैं, बस आप जो पृथ्वी है उसके सरफेस को टच ना करें। आप किसी भी गाड़ी पे बैठे हैं, स्कूटी पर बैठे हैं, बाइक पर बैठे हैं, कहीं भी हैं, थोड़ी अगर हल्की सी भी ऊंचाई है तो वहां पर आपकी स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रही होती है। अब मान लीजिए जैसे कि यहां पर यह कार है, ये आपकी कार है, यहां पर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, यह आपकी कार को चला रहा है। तो जाहिर सी बात है ये धरती पर तो नहीं बैठा होगा, यहाँ पर ये सीट रखी हुई होती है, वहाँ पर ये बैठा हुआ है, यहाँ पर स्टीयरिंग है, ये चला रहा है, तो इस पर बैठा है। यहाँ पर देखिए आप, हाइट कुछ ना कुछ हाइट तो है ना, ये पृथ्वी से इतनी, भाई ये सड़क है मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कुछ तो है, एच कुछ तो है, मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है बेशक, तो कुछ दूरी कुछ हाइट तो है। तो यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा बनी हुई है। कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। तो अभी मैंने बताया आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पीई बराबर एम जी एच। तो मैं पहले आपको इन दोनों का, एक स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का, एक दो फॉर्मूला बता देता हूँ, सॉरी एग्जाम्पल्स कुछ आपको सॉल्व करा देता हूँ। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला सवाल है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। वैसे मैंने जी का मान आपको बता रखा है कि जी का मान ज़्यादातर क्या होता है, अगर नहीं दिया है तो क्या देंगे, जी 9.8, लेकिन यहाँ पर इसने खुद कह दिया है कि आप उसकी सरलता के लिए, ज़्यादा आपको टफनेस ना हो, इस वजह से आप जी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो अब हमें पीई बराबर, हमें क्या पता है, पीई बराबर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, मास कितना दिया है 12 kg, और जी की वैल्यू क्या बताई है उसने, 10। हालांकि उसने पूछा क्या है, इसमें पूछा है एच, हाइट पूछी हुई है, और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वह कितना बताया हुआ है, 480 kg, कितना, 480 किलोग्राम। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच बराबर 480 बटे 12 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। तो 0 से 0 फिनिश, और 12 से 48 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। तो यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं इसके, लेकिन सवाल ज़रूर आते हैं, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और आपकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पर हमने ये पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल सॉल्व किया। अब एक एग्जांपल उसका सॉल्व कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का।
तो काइनेटिक एनर्जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलो है तो m कितना हो गया 1500 kg, और उसके वेग को 30 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर से 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर u और v दोनों दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? u और v दोनों दिया हुआ है, तो हम बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है के ई बराबर हाफ एम, इसको लिख सकते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, क्योंकि वहाँ पर हमने अपने हिसाब से मान लिया था कि जो प्रारंभिक जो होती है जब जीरो होती है, प्रारंभिक चाल कैसी होती है? जीरो होती है। लेकिन इसने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रारंभिक चाल 30 दी हुई है और लास्ट चाल कितनी दी हुई है? 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। तो हम इस पर यहाँ पर फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। तो हमारा m दिया हुआ है 1500 kg, और v दिया हुआ है 60 और u दिया हुआ है 30। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं, आइए। तो यहाँ पर जो हमारा वो दिया हुआ है, जो आपका वेग दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। उससे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? तो बड़ा ही सिंपल है। तो प्रारंभिक वेग कितना है हमारा? मान लीजिए 30 है, तो उसमें कितने मीटर्स होते हैं? किलोमीटर दिया हुआ है, तो कितने किलोमीटर हो गए? 30,000। लेकिन और उसमें 60 × 60 का मल्टीप्लाई कर दें हम, सॉरी डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? उसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा अपना 50/6 को डिवाइड करें तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? जो उसकी चाल है u कितना निकल के आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही 60 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका मान निकल के कितना आएगा? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए दोनों अवस्थाओं में, कैसे? दोनों अवस्थाओं में, तो KE1 और KE2 डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हम KE निकालेंगे। क्या निकालेंगे? KE निकालेंगे। तो यहाँ पर दो स्थिति दी हुई हैं। तो पहली स्थिति क्या दी हुई है? पहली स्थिति दी हुई है सॉरी u से। u कितना दिया हुआ है? 30 को हमने क्या निकाला है सॉल्व करके? आपका 25/3 कितना निकाला है? 25/3। और जो 60 वाली वैल्यू है, जो आपकी लास्ट वो है, आपकी वेग है, लास्ट वेग है, वो कितना है? वो है आपका 50/3। तो इसको निकालते हैं 1/2 इंटू 1500 गुणा 25/3 का होल स्क्वायर। क्या है 25/3 का होल स्क्वायर? तो 1/2 गुणा 1500 गुणा 25 का कितना होता है? 625, और 3 का कितना हो जाएगा? 9। अब हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो ये इससे कट जाएगा 750 टाइम, और पूरे को सॉल्व करते हैं इसको हम, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? 1,56,250 जूल। क्या निकल के आएगा? 1,56,250 जूल। अब जो हमारी दूसरी वैल्यू है, जो KE2 है, उसको निकाल लेते हैं। जब KE2 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जैसे दर्शाया गया है ये वाला, तो KE2 को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 6,25,000 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 6,25,000। जो हमारी KE2 है, तो KE निकालने के लिए हम क्या करेंगे? KE इज इक्वल टू KE2 माइनस KE1। ये पहली वाली जो U वाली है,
u वाली वैल्यू का जो हमारा आंसर निकल के आया है उसको v वाली वैल्यू में से घटा देंगे, तो हमारा जो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपका डिफरेंस आता है। बड़ी आसानी से कर सकते हैं ऐसे ही। चलिए और एक और वो देख लेते हैं इसका। हाँ, जैसे ये दिया हुआ है एग्जाम्पल कि कोई भी वस्तु है जो 15 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि के ई बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv² के बराबर होती है। तो हमें 1/2 हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, और m कितना दिया हुआ है 15 किलोग्राम, और v कितना दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड, और 4 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। तो 2 को 8 16 से काटेंगे 8 बार, और 15 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो कितना जूल हो गया हमारा आंसर। उसने कितनी गतिज ऊर्जा लगी होगी उसको, वस्तु को गतिज ऊर्जा कितनी है 120 जूल। कितनी ऊर्जा है 120 जूल। तो आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो एक होती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जिस पिंड में स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों हों उससे ही आंतरिक ऊर्जा कहलाते हैं। उसमें कौन सी ऊर्जा कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। कौन से पिंड में, जिसमें स्थितिज ऊर्जा भी हो रही हो और गतिज ऊर्जा भी हो रही हो। जैसे मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी जब मैं पढ़ा रहा था अभी आपको पीछे, तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी थोड़ी हाइट पर होती है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल धरती से चिपकी हुई होती है, उसका जो बॉनेट होता है नहीं होता, वो हाइट पे होता है उसकी थोड़ा सा, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा तो है ही। अगर साथ में वो गति भी कर रही है, स्टेबल नहीं है, गति भी कर रही है, गाड़ी सड़क पर चल रही है, तो उसमें दोनों ऊर्जाएं, स्थितिज ऊर्जा भी है और आपकी गतिज ऊर्जा भी है। जैसे मान लीजिए एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसमें भी हाइट भी है, और हाइट है तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो गई, और आपको वो वेग कर रहा है, वी है उसमें, चाल है, तो वो कैसा हो गया आपका गतिज ऊर्जा भी हो गई। तो यांत्रिक ऊर्जा वही कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी वही कहलाती है जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हों। या फिर इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर मैकेनिकल एनर्जी का निर्माण होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी आपको समझ में आई। जैसे आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेन है, आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन भी पटरी पर जब चलती है तो कितनी हाइट पर होती है। आप अगर पटरी पर खड़े हुए हैं नीचे, तो आप जब चढ़ते हैं तो उसमें सीढ़ी बनाई हुई होती है, उनकी सहायता से चढ़ते हैं, वो काफ़ी हाइट पर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा है, अगर स्टेशन पर खड़ी हुई है तो कैसी ऊर्जा है उसमें, केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा। लेकिन वह जब गति कर रही है तो कौन सी एनर्जी है उसमें, स्थितिज ऊर्जा के साथ में गतिज ऊर्जा भी है, तो वह कैसी एनर्जी हो जाएगी फिर, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। तो ये वाला टॉपिक शायद इसमें चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी वाला, लेकिन यह मैंने यहाँ पर चल रहा है तो ये मैंने आपको समझा दिया है। इसमें नहीं दिया हुआ है वो, यांत्रिक ऊर्जा इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, केवल मैंने आपकी बता दिया है केवल, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एनर्जी बताई हुई हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वजह से मैंने आप दोनों के लिए यांत्रिक ऊर्जा भी बता दी है साथ साथ। आइए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं पावर के बारे में, यानी कि शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होती है, शक्ति को हम पावर पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा रूपांतरण की दर ही शक्ति कहलाती है। क्या कहलाता है, कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। तो हमारे कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की जो हमारी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, जो जिस कार्य या फिर ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं।
तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है W, और उसके कार्य करने की दर यानी कि टाइम से मैच कर लेगा वो। तो क्या हो जाएगा, P बराबर W/T। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट। वाट को किससे लिखते हैं, W से, कैपिटल W से। यह मात्रक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। किसके बारे में, जिन्होंने भाप के इंजन का निर्माण किया था। आप सभी लोग जानते हैं, आपने बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से यही बताते आ रहे हैं कि जेम्स वाट ने इंजन का निर्माण किया था, भाप के इंजन का। तो उनके सम्मान में जो शक्ति का मात्रक है उसका प्रतीक है वाट। तो वाट कहाँ से लिया गया है, जेम्स वाट के सम्मान में इसका मात्रक, पावर का मात्रक क्या रखा गया है, वाट रखा गया है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, हमारी शक्ति कहलाती है। मैंने अभी आपको जब आपको गतिज ऊर्जा पढ़ाया था, जो ऊर्जा के बारे में पढ़ा रहा था मैं आपको, जैसे मैंने अभी गतिज ऊर्जा पढ़ाई, फिर आपको उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा पढ़ाई, फिर यांत्रिक ऊर्जा पढ़ाई, इन सबसे पहले मैंने केवल और केवल आपको ऊर्जा पढ़ाया था। तो मैंने वहीं आपको बताया था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बताया था। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था, ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण का नियम ये। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है ये आपको और समझ में आ गया होगा, नहीं वरना मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह संरक्षण के नियम का पालन करती है, इसीलिए इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यहाँ पर भी यही बताया गया है, केवल आपको यह लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। रूपांतरण के पहले, रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, यानी कि हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरण में मान्य है। यानी कि मान लीजिए आप काम कर रहे थे, आपकी एनर्जी, आप थक जाते हैं काम करते करते, मान लीजिए आप गड्ढा खोद रहे थे फावड़े से या कुदाल से, किसी भी चीज़ से गड्ढा खोद रहे थे, तो आप जब कार्य करने लगे तो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो रही है, ये आप देखिए। आपकी एनर्जी कहाँ चली गई, आपने गड्ढा खोद दिया, जो कार्य किया आपने वो एनर्जी उसमें परिवर्तित हो गई। भाई आपने काम भी तो किया, गड्ढा खोद दिया, तो आपका कार्य दिखाई दे रहा है कि, तो आपकी इसीलिए आपको थकावट महसूस होती है, एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है और वो किस रूप, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा रासायनिक सेल देखे होंगे आपने, सेल जो टॉर्च में आते हैं या फिर घड़ी में पड़ते हैं, घड़ी में आप हम लोग डालते हैं, तो उसमें एक रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, वो या तो लाइट ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए हम अपनी टार्च में, घर में टार्च होती हैं, अब तो शायद बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन पहले टार्च को बहुत यूज़ करते थे। तो उसमें सेल डाले जाते थे, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती थी। रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती थी, आपकी रोशनी वाली ऊर्जा में, यानी कि दृश्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती थी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप और बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में परिवर्तित हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे पंखा लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ऊर्जा आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में परिवर्तित हो जाती है, जब हम पंखा चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है ना पंखे में भी, क्योंकि वो ऊपर लटका हुआ है हाइट पे, तो उसमें एच है, तो वो स्थितिज ऊर्जा भी है, और वहाँ पर अपनी एक धुरी पर गति कर रहा है, वहीं पर घूम रहा है लगातार, तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है। तो दोनों ऊर्जा को मिला के क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो रही है, हमारी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह संरक्षण के नियम का पालन करती है। ये भी बताया है उसने कि रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के पश्चात जो कुल ऊर्जा होती है वह सदैव एक समान रहती है। कार्य करने की दर यानी कि शक्ति मैंने अभी आपको बता दी, पावर मैंने अभी आपको बताया, P = W/T। तो इसमें कुछ खास है नहीं।
तो यहीं आपका ये चैप्टर है। बस इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप केवल इन जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं, फार्मूला 5-6 फार्मूला है बस इसमें। एक है कार्य का W बराबर एफ एस कॉस थीटा और W बराबर mgh, और एक है आपका काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², एक है स्थितिज ऊर्जा का mgh, और एक है पावर का W बराबर P बराबर W/T। यही 4-5 फॉर्मूला हैं, इनसे ही मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी करा दिए हैं, और इस चैप्टर में और कुछ है नहीं आगे, बस यहीं पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं पर क्लियर होता है, क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको कोई पीडीएफ की दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक दी हुई है, पीडीएफ प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उत्थान क्लासेस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए आगे की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।